हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज की वीडियो होगी प्योरली लर्निंग पर्पस। ठीक है, लर्निंग क्या है कि देखिए, ये आपके सामने निफ्टी की मंथली चार्ट है। चलो मंथली लेके आता हूँ। निफ्टी का मंथली चार्ट है और ये लॉक चार्ट में है और ये 1990 से है टिल 2024। ठीक है ना। सो 34 ईयर्स की ये चार्ट है और मैं सेंसस की चार्ट की अभी बात नहीं करूँगा। ठीक है। अब क्यों लर्निंग बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में, चाहे वो ट्रेडर के लिए हो चाहे वो इन्वेस्टर के लिए हो, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरली स्विंग ट्रेडिंग 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, मैक्स टू मैक्स। डे ट्रेडिंग जनरली बहुत लोग करते हैं, या बाय टुडे सेल टुमारो BTST काइंड ऑफ ट्रेड करते हैं, 1 वीक की पोजीशन लेते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे जो ब्रोकरेज जनरेट होता है ना, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है, तो वो है ओनली ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है जल्द से जल्द प्रॉफिट कमा लो, बस बाहर निकल जाओ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब ये होती है ट्रेडिंग। दूसरा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। आपको कंपनी अच्छा लग रहा है और उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किए और वो बैठे रहे 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, मिनिमम तो 3 मंथ तो होनी चाहिए ना, जिसको मैं शॉर्ट टर्म कहता हूँ, मिड टर्म 6 मंथ, लॉन्गर टर्म एवं 1 ईयर। अब वो कंपनी जैसे ही क्वार्टर परफॉर्मेंस खराब करने लगेगी या 2-3 क्वार्टर लगातार खराब करने लगेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा, भाई कुछ तो है अंदर में। अब उसमें एग्जिट होना है, क्या होना है, उस टाइप की। जैसे राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया, आज देखो टाइटन कहाँ से कहाँ है। ठीक है ना, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब सबसे बड़ी चीज है, ये दोनों में दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत है पेशेंस। मतलब पेशेंस का मतलब ये होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम हम ले, या ये है ट्रेडिंग, ये है इन्वेस्टमेंट। तो कैसे पता करें, स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहें, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। वैसे पूंज लॉयड था एक कंपनी में, जैसे कहते थे, दूसरा L&T। ठीक है ना, भेल को नवरत्न कंपनी कहते थे। तो जैसे ही मार्केट में 2008 में गिरावट आई, 2008 में, अब इस पीरियड में, चलो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों साइड में लेते हैं। इस पीरियड में जिन लोग ने इन्वेस्ट किए ना, जिस स्टॉक में भी इन्वेस्ट किए, जिस स्टॉक में, लार्ज कैप, यस बहुत अच्छे चले, मिड कैप बहुत चले, मिड कैप लार्ज कैप बन गए, स्मॉल कैप मिड कैप बन गए, पेनी स्टॉक स्मॉल कैप बन गए। मतलब कुल मिला के कहानी यही है। IPO आया, IPO में भी रिटर्न आया, तो कुल मिला के कहानी यही है। इस पीरियड में 2003 से 2008 के बीच में जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया, जिस बंदे ने, मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया, चाहे वो 3 मंथ्स के लिए हो, चाहे वो 6 मंथ के लिए, चाहे वो 1 ईयर के लिए हो, ठीक है ना, तो ये मंथ में आता है। ठीक है, तो उनको जल्द से जल्द प्रॉफिट मिलता था। मान लो कि मैंने कोई स्टॉक बाई किया, लेट से SBI, और मेरा टारगेट था 50 रुपये के ऊपर में मुझे निकलना था, और मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई और मैं फंस गया, और मेरा नज़रिया था 3 मंथ्स के लिए। और ठीक है, अब इतना तो पक्का था कि भाई आज नहीं तो कल निकल जाएगा, और वो निकला 3 मंथ्स में नहीं, वो निकला 6 मंथ में। 6 मंथ का क्राइटेरिया था, और 6 मंथ में मैंने नहीं निकाल पाया, वो निकल गया 1 ईयर में। ठीक है, ये 5 साल ऐसे ही चला। तो इसमें क्या हमें सीखने के लिए मिला कि पैसा निकल जाता है, मार्केट में आ जाता है, और ये पैसा जब मार्केट में आता है, पैसा जो कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, अब तो मैं सब कुछ सीख गया, क्वार्टर परफॉर्मेंस ये वो सब कुछ देख लिया, प्लेज ये सब देख लिया, चार्ट वगैरह देख लिया, अब सब बढ़िया हो गया। अब इस पीरियड में हमें क्या, जिस स्टॉक में आपने हाथ लगाया, जिस स्टॉक में, जैसे अभी अगर हम बात करें रेल की, शेयर रेल जो स्टॉक है,
तो बहुत अच्छा चल रहा है, डिफेंस बहुत अच्छा चल रहा है। तो उनमें क्या देखिए, छोटा सा गिरावट आता है तो लगता है कि भाई बाय करें ना करें, बट उस टाइम पे छोटा सा गिरावट नहीं, ये और चलेगा और चलेगा, तो बाई करते गए प्रॉफिट मिलता गया, बाई करते गए प्रॉफिट मिलता गया, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। ठीक है ना। अब ऐसा समय आएगा, जैसे अच्छा समय गया तो खराब समय भी तो आएगा। अब वो पीरियड आया 2008 में। आज मैं बात करूंगा पूरी सबूत के साथ कैसे हमें एनालाइज करना है मार्केट को और कैसे सीख सकते हैं मार्केट में। देखो ये कोई नहीं है कि 100% आपको फुल प्रूफ चाहिए, कभी नहीं होगा, बट यस कुछ तो आप अपनी पोर्टफोलियो को बचा तो सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ बचा सकते हैं, क्योंकि 2008 में क्या हुआ। चलो 2008 से पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। हमने तो अभी किस बात की इन्वेस्टमेंट की। अब ऐसा भी हो रहा था, लोग ट्रेडिंग कर रहे थे 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, डेली के लिए। अब धीरे धीरे डेली वाले एक हफ्ता रखने लगे, क्योंकि स्टॉप लॉस, किसको लॉस तो पसंद नहीं हुआ करता था। अब उस टाइम पे ब्रोकरेज भी ज़्यादा हुआ करता था। अब ठीक है, थोड़ी बहुत मार्जिन मनी वगैरह दे के अब 5 टाइम्स भी जो आप उठा सकते थे कैश का। ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ था। और ब्रोकर को पकड़ के, हाँ जी सर थोड़ा बहुत और दे, 2 दिन 3 दिन दे दीजिए, और वो पैसा आ जाता था। अब वो पीरियड कब का था, वो पीरियड था 2003 से 2008। अब स्लोली स्लोली जिन लोग डे ट्रेडर थे या 2 डेज काइंड ऑफ ट्रेडर थे, 15 डेज काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडर थे, वो स्लोली स्लोली 3 मंथ्स में कन्वर्ट हो गए थे। मतलब कोई स्टॉक जैसे रिलायंस खरीदा, अब नीचे आ गया, उनका मन नहीं है लॉस बुक करने के लिए, तो वो 3 मंथ्स में, हाँ अब नहीं तो 2 महीना 3 महीना में निकल जाएगा, या रेट टू रेट निकल जाएगा, वो निकल जाता था। तो उससे क्या होता था, लोगों को पैसा मिलता था, प्रॉफिट मिलता था, पोर्टफोलियो बनता था, हर चीज़ सब बढ़िया लगता था इस पीरियड में। अब आया उसका 2008 का पीरियड। इस पीरियड में ऐसा फॉल आया जो किसको विश्वास नहीं हो रहा था, और हर फॉल में लगा कि भाई ये तो बटन बन गया। इस पीरियड में यहाँ पे बटन बन गया, यहाँ पे बटन बन गया, और यहाँ पे जब आया लेमन ब्रदर्स की जो यहीं पे आया बैंकरप्ट की जो क्राइसिस है, तो यहाँ पे लगा कि नहीं यहाँ बटन नहीं होना और मार्केट और टूट सकता है, क्योंकि लेमन और बैंकिंग कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, ये हो चुका है। तो स्लो एंड स्टडी यूएस मार्केट में स्टिमुलस पैकेज लेके आए, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट किए, तो उसके बाद मार्केट में तेजी हुआ, वो अलग कहानी है। ठीक है ना। तो पॉइंट यहीं पर है। तो जिन लोग 2008 में इन्वेस्ट किए थे और जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे, अभी तक आज तक वो स्टॉक भी है, कंपनी अच्छा है, फिर भी वो हाई को पार नहीं कर पा रहा, या उस 2008 का हाई को अभी भी ऐसा स्टॉक है जो वहाँ पे। अगर आप कितने बंदे हो जो आपने निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करके बैठे हो, बहुत कम बंदे, बहुत रेयर होता है कि अपनी सारा पोर्टफोलियो इन्वेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, राइट। और कल को जो 2008 के अंदर जो निफ्टी 50 स्टॉक है, तो आज वो नहीं है। कुछ स्टॉक जो थे आज है, बट 50 स्टॉक तो नहीं है ना पूरा पूरी, हर बार चेंज होता रहता। जैसे सीआरएम फाइनेंस अभी निफ्टी 50 में आया, यूपीएल गया, ठीक उसी टाइप का। तो कहने का ये मतलब, पता कैसे करें कि अभी मार्केट कंडीशन ख़राब होने वाला है, या मेरा अगर स्मॉल कैप में तो थोड़ा सा वेटेज वहाँ से कम कर दूँ, मिड कैप में तो वहाँ से वेटेज कम कर दूँ, लार्ज कैप में चला जाऊँ, तो पैसा कैसे सेफ रहेगा, या ईटीएफ में पूरा पैसा लगा दूँ, या मैं 50% कैश लेके बैठूँ। ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है, या ये जो आपका मेथड है, कैसे पता करें कि यही है इस प्रक्रिया। तो ये सारे बुक में है, बस आप अपने कान आँख सबको खुला रखना है। क्या है, 2008 में वेल में करेक्शन आया था, तो आज देखो वेल कहाँ है। ठीक है, आज ही मतलब इसी फिर बुल मार्केट में जाके सबको वही 2008 का हाई के आसपास आ रहा है। डीएलएफ देखो अभी तक नहीं आया है, जबकि प्रेस्टीज ये सब है, सब हाई पे हाई जा रहे। 2008 का हाई अभी तक डीएलएफ क्या खड़ा कंपनी है, नहीं ना। अब इस पीरियड में पूंज लॉयड था, जो कह रहे थे दूसरा एलएनटी पूंज लॉयड,
अब वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। जेपी एसोसिएट था, वो कहाँ चला गया अभी किसी को नहीं था। आईएफसीआई था भाई, दूसरा बैंक कह रहे थे, वो ख़त्म, ठीक है, अभी अब उसके बारे में कुछ नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है। तो बेसिक बहुत, रिलायंस के जो अनिल अंबानी के स्टॉक थे, रिलायंस कैपिटल था, रिलायंस एनर्जी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। आज उस टाइम पे वो पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। तो कहने का मतलब है कि पता कैसे करें वो चीज़ कब कहाँ कैसे आने वाला, आएगा तो जरूर हर बुल मार्केट के बाद एक तक है। तो बुल मार्केट को पता कैसे चलेगा। चलिए, अपनी कुछ एनालिसिस है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि एक बार एक वीडियो ऐसा बना दिया जाए जो हर चीज़ उसमें रहेगा, सो दैट क्या है दूसरों को पता तो चले एटलीस्ट। तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ी सी अलर्ट मिलेगी एटलीस्ट, वो थे, ठीक है ना। चलिए, पहला नंबर में ये आता है मार्केट कैप टू जीडीपी। क्या आता है? मार्केट कैप टू जीडीपी। ये एक बफेट इंडिकेटर है। मार्केट कैप आपकी पूरी मार्केट कैप है, बीएससी जो एनएससी जो हमारी मार्केट है, टू जीडीपी। तो कहने का मतलब है जीडीपी का जो वैल्यू है उससे अगर मार्केट कैप हो जाता है तो खतरे का घंटी है, कहीं ना कहीं बबल बन रहा है ये जीडीपी। तो इसको 100% हम लेके जनरली लेके चलते हैं। 100% से एवब अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो बहुत बड़ी फॉल की अनुमान। तो हमने देखा, ये यूएस मार्केट की मैंने लेके आया हूँ। ये यूएस मार्केट 2000 में मार्केट कैप कहाँ थी? 142%। उसके बाद 2000 पे आपने देखा कि 2000 पे एक बढ़िया वाला फॉल मिला था यूएस में मार्केट में, और वो था .com करेक्शन के नाम पे जाना जाता था। आईटी में जो सबसे बड़ा भयंकर करेक्शन हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखे भाई 2008 ये दौर आया, और वहाँ पे भी 105.7% हुआ करता था, और उसके बाद भी मार्केट सस्ता हो गया, बहुत हल्का हो गया 2008 में लेमन ब्रदर्स जो कोलैप्स हुआ। तो ये जो बबल की बात हो रहा है, आपने काफ़ी न्यूज़ चैनल में सुन रहे होंगे, तो लोग कह रहे थे बबल बन रहा है, बबल बन रहा है। तो पता कैसे करें? क्या ऐसा कोई मेजरमेंट टूल है? देखो, बहुत सारे मेजरमेंट टूल तो है ही, जैसे हम लोग वैल्यूएशन निकालते हैं, कोई कैश फ्लो के बेसिस पे निकलता है, कोई प्राइस अर्निंग के बेसिस पे निकलता है, कोई ईपीएस के बेसिस पे निकलता है, डिस्काउंट कैश फ्लो के बेसिस पे निकलता है। देखो, बहुत सारे है, बट जो पॉपुलर है वो पी के बेसिस पे है। ठीक उसी तरह बबल्स की जो पॉपुलैरिटी है, कि पता कैसे करें कि यही आपका बबल है, तो वो है सिंपल मार्केट कैप टू जीडीपी। मार्केट कैप टू जीडीपी, तो यही इसी के थ्रू पता कर सकते हैं। बट इसका एक्चुअल डेट, मंथ, ईयर पता कर सकते हैं कि हाँ भाई यही इसी दिन से ही शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो देखो 100%, ये देखो 1998 में 118% हुआ करता था, उसके बाद ही मार्केट तेजी हुआ 2018 में ना, 1998 में देखो यहाँ से था मार्केट 1000 और वो गया। देखो, बबल जब बनने लगता है ना, जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट होती है ना, वो काफ़ी बड़ी तेजी होती है। जो आपको लगता होगा कि भाई जो 100 रुपया 200 रुपये में कन्वर्ट होने के लिए 3 साल लगाता है, बट वही 200 रुपया 500 में कन्वर्ट होने के लिए ओनली 6 मंथ लगाता है, वो होता है बबल के टाइम पे। तो आपको लगता है यार मैं तो असली जो मलाई खाना होता है ना वो छूट गया, ठीक है ना, वो एक्यूरेट किसी को नहीं पता लगता, ठीक है। तो ये था एक्यूरेट, पता ही नहीं लगता। तो वो लगता है एक बार अगर छूट गया तो दूसरा बार जब आएगा तो आप बोलोगे नहीं है, नहीं अब तो इस बार सेल नहीं करेंगे। अब सेल नहीं करोगे तो बबल में भी सेल नहीं करोगे, तो क्या हुआ, फिर माल फंस गया। जैसे अभी तक IRCTC जिन लोग हाई में बाई करके बैठे हुए हैं अभी तक निकल नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे बबल बना था।
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज उस टाइम पे बबल बना था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों स्टॉक खराब है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। मैंने काफ़ी बार बोल रखा हूँ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में मुझे बहुत कॉन्फिडेंट। हाँ, बबल के टाइम पे हाई पे मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था, बट आज के टाइम पे 125 से लेके अभी 180 चल रहा है तो भी कॉन्फिडेंट है ऑल टाइम हाई को देखने के लिए, क्यों? कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है और हम भाव बहुत नीचे के भाव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट आई डोंट हैव एनी सिंगल कन्फ्यूजन कि भाई इसमें कहीं बैंकरप्ट हो रहा है। कंपनी खराब है तो आप कुछ दूसरा सोच सकते हो, कंपनी खराब नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो ये था बबल का थ्योरी। और अभी अगर हम बात करें कि मार्केट यहाँ पे आ गया 200% आ गया है। अभी कोरोना के टाइम पे 150 था, तो आप देखोगे या तो बफेट इंडिकेटर तो गलत है, नहीं, बहुत सारे 360 डिग्री व्यू लेना चाहिए हमें। अब देखो मार्केट 200% था 2021 में जो करेक्शन आया था, ठीक है ना। अब 2021 क्या था, चलो दिखा देता हूँ आप सबको। इसको डेली चार्ट ले लेते हैं सो दैट आपको पता भी लगेगा कि हाँ भाई कैसे हो रहा है। ये देखो 2000, अच्छा डेली चार्ट ले लिया क्या, अच्छा सॉरी वीकली ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, रेगुलर ले लिया। अब यहाँ से बना था, यहाँ से करेक्शन 2022 में आया यहाँ तक, ठीक है ना, यूएस मार्केट में। यहाँ पे, अब यहाँ पे आया, अब देखो 200 के आसपास आ गया, तो इसीलिए लोग कह रहे थे भाई 100 कहाँ है, 200 कहाँ है, भाई बहुत बबल बन गया है। और प्राइस जानबूझ के ये जो मनी प्रिंट हो रही है यूएस मार्केट, उस वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रहा है और उस वजह से कैपिटल मार्केट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी तो फटेगा। और जब फटेगा तो जो 1929 में बड़ा करेक्शन आया था यूएस मार्केट में, उससे भयंकर होने वाला है। तो बहुत सारे फंडा हाउस वो अपना अपना थ्योरी बताते हैं। देखो 1929 का मैं दिखाता हूँ, SPX का आएगा या हाँ ये देखो, बहुत बड़ा फॉल आया था, इससे बड़ा फॉल इनकी मार्केट में कभी नहीं आया है। काफ़ी बड़ा फॉल आया था 1929 से, मतलब ये देखो हाई 31 है और जो लो है 4 है। आप समझ सकते हो कितना परसेंट है। अगर मैं परसेंटेज वाइज भी अगर आप दिखाऊँ तो भी आप समझ जाओ कि कितना परसेंटेज है। देखो 86% का फॉल है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। एक इंडेक्स, आपकी जो मेजर इंडेक्स होता है, अगर वो 86% की गिरावट आए तो आप समझ जाओ भाई कितना बड़ा फॉल आया है। तो लोग अभी भी बात करते हैं कि उस टाइप की फॉल आ सकता है, तो आपकी पोर्टफोलियो सब डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये एक थ्योरी है और ये थ्योरी अभी 200 के आसपास है, 191.5% है। उसी तरह हमारी जो इंडियन मार्केट है, तो जनरली हमारी इंडियन मार्केट अगर आप डिवाइड करोगे तो 140% के है। बट यहाँ पे कैलकुलेट जो किया हुआ है, ये करेंसी, लोकल करेंसी के बेसिस पे, नेशनल करेंसी के बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है। बट मैं आपको एक ही चीज़ बोल देना चाहता हूँ, मुझे 102% कैसे आ गया, मुझे तो ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है। बट इसकी कैलकुलेशन कैसे हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट जो अकॉर्डिंग टू चार्ट वाइज ठीक ठाक दिख रहा है। अगर हम 120% पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बबल कह सकते हैं। 140 भी इट्स नॉट ए गुड, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग, ठीक है। जो पहला जो बबल हमारा जो हाई था वो था 158%, वो था 2007 में, 2008 में 150%। तो अगर वैसे अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और जीडीपी क्या है, डिवाइड करोगे तो मोटा मोटी 140 है। तो जिस दिन 158 160 होगा तो हो सकता है वहाँ से भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसी नतीजे से भी हम ये कह सकते हैं हमारे मार्केट में काफ़ी महंगा है। जैसे यूएस मार्केट महंगा है तो हमारा मार्केट भी काफ़ी महंगा है, ऐसा नहीं है। बट कंपैरिजन में हमें बहुत सस्ते में है, वो महंगा में है, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं, ये हो गई मार्केट कैप टू जीडीपी पता करने की तरीका, बबल और नॉट। कंक्लूजन अभी नहीं निकालेंगे, कंक्लूजन बाद में निकालेंगे कैसे। तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस आज के टाइम पे कि मार्केट 100% से ऊपर ट्रेड हो रही है, कहीं ना कहीं बबल की थ्योरी चल रहा है। और एक आता है डाउ थ्योरी। क्या आता है? डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी में एक पार्ट है, क्या पार्ट है ये देखिए, 6 प्रिंसिपल गिवन बाय डाउ चार्ल्स। तो एक पार्ट है, तो
एवरेज, एवरेज का मतलब होता है मस्ट कन्फर्म, ये होता है इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। तो ये बहुत मायने रखता है। जिन लोग डाउ थ्योरी नहीं पढ़े, डाउ थ्योरी इज नॉट लाइक हायर हाई लोअर लो, ये 6 पार्ट ही को मिला के आप डाउ थ्योरी कह सकते हो। और पूरी जो मार्केट है ना, ये डाउ थ्योरी के बेस पे चलता है, इंडिकेटर के बेस पे नहीं। पूरा मार्केट, चाहे वो न्यूज़ लो, चाहे वो प्रोमोटर्स का सेलिंग लो, चाहे इनसाइडर मीडिया लो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन कहीं ना को, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो, कुछ भी बात करूँ, ये डाउ थ्योरी के बेसिस पे होती है। और डाउ थ्योरी में अभी आज किसी की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे तो इन जो एवरेज लिखा हुआ है, इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी बुल मार्केट में सारे स्टॉक परफॉर्म, सारे इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो कहीं दिक्कत है। तो यू हैव टू एनालाइज अगेन एंड अगेन कि कहीं आपको छूट तो नहीं गया, ठीक है ना। तो दिस थिंग्स यू हैव टू लुक सीरियसली टू एनालाइज कि हाँ भाई दिस इज़ द बुल मार्केट और नॉट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो 2008 में ये किया था, हाई पे था। बट यहाँ पे मैं लेके आता हूँ आपको, मैं लेके आता हूँ मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट में देखो बहुत बार ये होता है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाउ जोन्स को मैं लेके आता हूँ, देखो डाउ जोन्स भी ऑल टाइम हाई को छुआ था 2008 में। बट उसी जगह अगर हम नास्डैक भी देखेंगे, जो बड़े पार्ट होते, देखो नास्डैक 2008 में जो है ना, ये 2000 जो मैं टॉप बना था, इस ये हाई को क्रॉस करें, सो दिस थिंग्स की इंडिकेशन दे रहा था भाई कुछ तो है, बड़े फॉल आने वाला है। देखो लेमन ब्रदर्स जो कोलैप्स हुआ ना, वो 2009 में हुआ, 2008 में नहीं है, 2008 लास्ट में हुआ, 2008 टॉप में नहीं हुआ। बट ये चार्ट आपको दिखा दिया कि भाई कोलैप्स तो होने वाला है, यू हैव टू बी केयरफुल। अब कब होने वाला है, यू हैव टू फाइंड आउट। ये कोलैप्स होने वाला है, ये देखो टच पे जा रहा है, देखो यहाँ पे उसी जगह पर्टिकुलर इसी दिन SPX मतलब S&P जो है वो डाउ जोन्स वहाँ पे हाई बना था। और ये एक डाइवर्जेंस का सिग्नल, मतलब वन इंडेक्स गोइंग टू हायर हाई एंड अनदर इंडेक्स इज नॉट कैपेबल टू क्रॉस द प्रीवियस हाई। सो विच इज द यू हैव टू रीथिंक कि भाई कुछ तो है, ठीक है ना। और उसी जगह अगर हम रुसेल जो स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, ये देखो स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें 2007 इनकी अक्टूबर में होता ना, हाँ इस हाई को क्रॉस कर दिया था। डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन देखोगे तो है, तो एक इंडेक्स वो ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और वो देखने के लिए मिला। ये डाउ थ्योरी का एक पार्ट है, और ये चीज़ हमेशा रहता है इसमें। ये देखिए, ये यहाँ पे भी डाउ थ्योरी देखोगे, ये हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और ये हाई कब था, ये था 2018 में, और ये हाई था 2020 में, जो कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ। कोरोना की देखिए, ये हाई के पास ही है, ये हाई के पास है। उसी जगह अगर हम नास्डैक वगैरह भी देखें, तो ये हाई को क्रॉस कर लिया था। ये देखो, ये जो हाई था ना, ये हाई को क्रॉस कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट रहता है, चाहे आप इग्नोर करो, चाहे आप मानो ना मानो, बात अलग होता है। यहाँ पे देखो, ये हाई को क्रॉस कर लिया, तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद हमने एक अच्छी वाली करेक्शन मिला। ये डाउ थ्योरी का पार्ट होती है जैसे, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो उसी थ्योरी के बेसिस पे अगर हम बात करें, अगर इसको मिनिमाइज करें सारा चीज़, ये देखो अब ये S&P पे क्या दिखा रहा है कि ये हाई पे हाई बन रहा है, पिछला हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही है, पिछला हाई को ब्रेक कर दिया। नास्डैक देखोगे तो पिछला हाई को भी ब्रेक कर दिया। बट उसी जगह अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे, पिछला हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर देखोगे, पिछला हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो उस थ्योरी के बेसिस पे क्या ये एक अलर्ट सिग्नल नहीं है? यस, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। दो चीज़ आ गया नेगेटिव फैक्टर में, एक है मार्केट कैप और एक दूसरा है डाउ थ्योरी। तीसरा क्या है? तीसरा है इंटरेस्ट रेट वर्सेस SPX, जो बड़े लेवल पे बात होती है। मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ क्या है। जब जब इंटरेस्ट रेट में तेजी होता है ना, जब जब इंटरेस्ट रेट, ये यूरोपियन
फेड फंड के ले लीजिए, या यूरोप मार्केट में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट होना चालू हो गया है, ये देखो कट हुआ था। मैं ये इसकी डाटा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इसकी डेली चार्ट लेके आते हैं और आरएस चलते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, यूरोपियन इंटरेस्ट। यूरोपियन क्यों मैंने कहा, अच्छा अच्छा, हाँ अब सही है। देखो यहाँ पे यूरोपियन जो मार्केट होता है, यूरो, अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होता है तो फेड वाले भी करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक फेड का बात एक ही है, और ये 1990 से चार्ट है, और इसके साथ हम कंपेयर करते हैं S&P। क्या करते हैं, S&P का चार्ट को कंपेयर करते हैं, और ये चार्ट जो है ना लॉक चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और देखो, आपको देखो जहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, जब जब इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है, जब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगता है, मतलब आपको ये दिख रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है, फिर मार्केट डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट जो होता है ना, डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यही चीज़ तो इसमें लिखा हुआ है डाउ थ्योरी में। ये क्या लिखा हुआ है, द एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग, हर चीज़ डिस्काउंट कर लेता है, पता लगता है। अब जब पता ही चल गया, जो डिस्काउंट हो गया, चलो इस पार्ट को हम क्लोज करते हैं मार्केट के। आप ये जो जीडीपी पार्ट को, इस पार्ट को लेके आऊँगा बाद में। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट हो गया, अब लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से मार्केट तेजी होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और मार्केट ने गिरावट चालू कर दिया। और ये चीज़ था 2001 में। अब देखो इंटरेस्ट रेट डाउन होने लगा, यूएस मार्केट डाउन हुआ, इंटरेस्ट रेट डाउन होने लगा, यूएस मार्केट डाउन हुआ। मतलब बात समझ में आ रहा। और दूसरी चीज़, जब जब यहाँ पे इस थ्योरी, यहाँ पे यूएस इंटरेस्ट रेट कब था, इंटरेस्ट रेट था 0 के आसपास, तो उसका इफेक्ट नहीं आया। तो जब जब ऐसा आया है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हाई पे था, इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ तो थोड़ी बहुत तेज़ी, गिरावट आई इंटरेस्ट रेट में, और उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उतना भी हाई नहीं था जब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट थी। अगर आप भी देखोगे तो इंटरेस्ट रेट इसी के आसपास आ गया है। तो क्या ये इंटरेस्ट रेट जो डाउन हुआ है यूरो के तरफ से, तो क्या इस थ्योरी के बेसिस पे ये समझा जाए कि मार्केट में एक अच्छी वाली करेक्शन हो सकता है? यस, ये थ्योरी के बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ है भाई, ये डाटा कह रहा है, तो गलत तो नहीं कह रहा है ना। मार्केट डिस्काउंट है एवरीथिंग, ये भी हो सकती है कि क्या नीचे आ सकता है। यस, हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट और थोड़ी बहुत रुक जाए तो और मार्केट में तेजी हो। मैं ये बिल्कुल फाइंड आउट नहीं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या आपको बोल नहीं रहा हूँ कि अभी इसी वक्त मार्केट नीचे गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, और मैं आपको प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ, ऐसे ही एनालिसिस होती है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो। तो 3 बड़े बड़े नेगेटिव फैक्टर हमें मिल गया कि मार्केट डाउन होने का तरीका, मार्केट कैप टू जीडीपी, डाउ थ्योरी, और इंटरेस्ट रेट वर्सेस जो आपका एसपीएक्स, ठीक है ना। अब यूएस मार्केट ने देखो, यूरोपियन बैंक ने वो कर लिया, तो इसका मतलब है कि डाउ जो फेड है वो किसी भी टाइम पे कर सकता है, ठीक है ना। तो ये समझ लो। तो अब दूसरे चीज़ लेके आते हैं, पॉजिटिव फैक्टर। ये होगी नेगेटिव फैक्टर जो आपको सोचने को मजबूर कर देता है, क्या मार्केट से पैसा निकाल दें, क्या कर दें, क्या हो, तो ये कर देता है। अब आइए पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव फैक्टर है? यस, पॉजिटिव फैक्टर है। जैसे मैंने कह रहा हूँ, पॉजिटिव फैक्टर क्या है, जब जब मार्केट में, अपने भी पता होगा आपको, जब जब मार्केट में मंदी की बात होने लगती है, जब जब मार्केट में मंदी की बात होने लगती है, तब तब मार्केट फॉल किसी भी हाल पे नहीं होता है। ये साइकोलॉजी है, मार्केट का थ्योरी है, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट काफ़ी तेज़ी होने लगता है। तो ये मंदी की बात कौन कर रहा है, आप और मैं नहीं। मैं मंदी की बात जो बोल रहा हूँ ना, वो फंड हाउस वाले कर रहे हैं, जो आप लोग, हम लोग सुन रहे हैं भाई, बहुत बड़ा क्रैश होगा। तो उस थ्योरी के बेसिस पे, उस साइकोलॉजी के बेसिस पे मार्केट जो होता है ना, पूरी साइकोलॉजी में चलता है ना, वो चलता है, ठीक है ना।
और आपको लग रहा पॉजिटिव, मार्केट होती है नेगेटिव, आपको लगता है नेगेटिव, मार्केट होती है पॉजिटिव। पूरी साइकोलॉजी के थ्योरी के बेसिस पे चलती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्पल यही था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो मार्केट में एक बढ़िया वाला तेज़ी होगा। जो एग्जिट पोल आया था उसमें बढ़िया वाला तेज़ी हुआ था, और जिस दिन रिजल्ट आया और मार्केट गिर गया तो एक्सपेक्टेशन ये था कि 2-3% तो मार्केट बढ़ना ही था किसी भी हाल पे। और देखो भाई, एक्सपेक्टेशन से नीचे बीजेपी सरकार आया, सब कुछ हुआ। मतलब सबको पता लगा बीजेपी सरकार भाई स्लो एंड स्टडी, धीरे 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 करके करके एक दिन में इतना बड़ा फॉल्ट, कहाँ 23, कहाँ 2100 के आसपास, 2000 के आसपास का फॉल। भाई छोटी चीज़ नहीं होती है, देखिए ये होती है मार्केट, ठीक है ना। और इस मार्केट में सबका, बहुत लोगों का ट्रेडर का स्टॉप लॉस, कोई सेल नहीं किया होगा, कोई मतलब ये बहुत सारे परेशानी क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये एक पॉजिटिव थिंग है कि फंड हाउस वाले सेल की बात कर रहे हैं। अब सेकेंड चीज़ आते हैं पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये मैं लेके आता हूँ अपना निफ्टी का। तो जब जब निफ्टी इस लेवल पे आता है तो बाय आता है, जब जब निफ्टी इस लेवल पे आता है तो सेल होती है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ये जो रेड कलर अब दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है, ये प्राइस अर्निंग रेशियो का चार्ट है, ठीक है। अब हम कहाँ हैं? हम हैं यहाँ पे, हम हैं यहाँ पे। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मैं ये मान के चलूँ यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, और मार्केट अगर जा सकता है तो वो अगर 30 के आसपास आया तो एक अच्छी सेलिंग की सिग्नल मिलेगा, या 30 के ऊपर गया तो सेलिंग की सिग्नल मिलेगा। अभी सेलिंग का सिग्नल फिलहाल मिल नहीं रहा है। हाँ, दूसरी चीज़, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ अगर टेक्निकल के बेसिस पे, ये एक ट्रायंगल वर्सन है, और यहाँ पे 24,024 अगर निफ्टी प्राइस अर्निंग रेशियो अगर यहाँ पहुँच जाता है, ये देखो हाई कितना दिखा रहा है, 23.32, 22.32 चल रहा है, या 24 के आसपास अगर आ जाए, 23 के आसपास आ जाता है, 23.52 के आसपास आ जाता है तो 24,500 या 300 हो जाएगा मार्केट, ठीक है ना। बट मार्केट में ये कहने लगता है, मतलब ये कह रहा हूँ, अगर मार्केट यू टर्न हो गया, मतलब यहाँ से एक बार नीचे आ गया तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है या उससे और नीचे आ सकता है, तो उस प्राइस सेटिंग रेशियो के बेसिस पे मार्केट आ जाता है 20,000 या आपको 19,000 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटी यही थ्योरी है प्राइस अर्निंग के बेसिस पे। तो प्राइस अर्निंग रेशियो एक सपोर्ट के आसपास है, उस थ्योरी के बेसिस पे मुझे लगता है मार्केट में बबल नहीं बना है हमारी मार्केट में, और तेज़ी बाकी है, ठीक है। चलो ये हो गया प्राइस अर्निंग रेशियो। और अगर दोबारा भी यहाँ पे आता है तो भी ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है। जिन लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाए थे, दोबारा मिल गया और दोबारा बाई कर लो, ये चीज़ें। तो ये हो गया प्राइस अर्निंग। दूसरा आता है लार्ज कैप स्टॉक। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार नहीं, हमेशा होता है। जो निफ्टी 50 होती है उसको हम बोलते हैं, उसमें लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप की जगह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होता है। जब जब ऐसे टाइप की स्टॉक होती है, अगर निफ्टी टॉप आउट नहीं होता है, अगर निफ्टी में गिरावट, अब मैं आपको जो सेल बाय दिखा रहा था वो इंडेक्स में ही दिखा रहा था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि निफ्टी में तेजी हो रहा है तो मतलब स्टॉक में कहीं गिरावट नहीं आ रहा होगा, स्टॉक में आएगा, मोटा मोटी की बात कर रहा हूँ। अब इंडेक्स गिर रहा है, कोई स्टॉक वैल्यू बाइंग दिख रहा है, क्या वो नहीं गिरेगा? 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गिरेगा, क्योंकि इंडेक्स गिर रहा है तो मोटा वहाँ पे भी सेलिंग आएगी। तो उन इंडेक्स को कौन उठा के बैठा हुआ है? वो है लार्ज कैप। तो अगर हम लार्ज कैप को एनालाइज कर लें, कुछ कितने लार्ज कैप, मैंने 5 लार्ज कैप को लिया और इनको कंबाइन किया और ये देखने की कोशिश की, जब तक वो लार्ज कैप नहीं गिरेंगे ना, तब तक हो सकता है कि मार्केट में गिरावट ना आए, मार्केट वहीं पे बैठा, वहीं पे रहेगा और स्टॉक में आते रहेंगे, फिर नीचे के लेवल से बाइंग होता रहेगा, ये सब सिलसिला चालू होता रहेगा। हम यहाँ पे मार्केट की बात कर रहे हैं, ना कि स्टॉक की बात कर रहे हैं। और मार्केट के हिसाब से आप स्टॉक में डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है या पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। तो कैसा है इसको हम, ये मैंने लिया रिलायंस का चार्ट।
रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, एक 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक ले लिया। और इन्हीं 7 स्टॉक में यहाँ पे मैंने क्या करने की कोशिश की कि इनको कंबाइन करके एक चार्ट बनाने की कोशिश किया। तो देखने की कोशिश की तो क्या होता है इनमें चार्ट में। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक बहुत 85% की यो तेज़ी आई, मतलब आज क्या भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बहुत अच्छी तेज़ी आया, और यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो भी अच्छी तेज़ी आया। तो क्या ये सिलसिला अभी चल सकता है? रेगुलर चार्ट लेके आते हैं। देखो एग्जैक्टली ये इसमें ब्रेकआउट आया, और ये जो ब्रेकआउट आया ना यहाँ पे देखो, अगर ये जो ब्रेकआउट आया ना ये डबल ट्रिपल बॉटम टाइप का बना, तो हो सकता है। अब आपने देखा होगा रिलायंस में तेज़ी हुआ, बिल्कुल शुरू भी नहीं हुआ। TCS में तेज़ी हुआ नहीं, HDFC बैंक है हुआ नहीं, इन्फोसिस में हुआ नहीं, ICICI बैंक हुआ, बट उस टाइम पे देखो मैं तेज़ी जो बात कर रहा हूँ ना वो बबल की बात कर रहा हूँ। बबल्स मतलब तेज़ी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बबल। तो जब तक लार्ज कैप में बबल नहीं बन रहा है तो इस थ्योरी के बेसिस पे लग रहा है कि भाई मार्केट में गिरावट नहीं आ सकती। और अभी तक हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI में बबल तो नहीं बन रहा है बट तेज़ी हो रहा है। उस थ्योरी के बेसिस पे हो सकता है कि मार्केट में अभी भी तेज़ी का ट्रेंड बाकी है, ठीक है ना। ये सारे चीज़, और उसी चीज़ों को अगर हम US मार्केट की बात करें, क्या ऐसा फार्मूला US में है, तो एग्जैक्टली मैंने US में भी वही लिया हूँ। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे यहाँ पे 5 ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजन, गूगल, और एक है ना उतना ही लिया है क्या, 2 3 4 और एक है, चलो वो नहीं लिया, चलो इतना ही ठीक है, कोई बात नहीं। 4 स्टॉक ले लिया। तो 4 में क्या हुआ है, अभी भी तेज़ी चल रहा है, तो उनकी मार्केट बढ़िया चल रहा है। अब इनमें कभी भी यू टर्न नहीं आया है, तो इनमें क्या किया मैंने, एक मूविंग एवरेज डालने की कोशिश की, और ये वीकली चार्ट के बेसिस पे, लॉक चार्ट के बेसिस पे, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें कभी भी क्रॉसओवर नहीं आया, देखो यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। और 2020 में आया था एकदम से, वो नहीं आया। देखो 2022 में आया था और वहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग आया, तो फिर यहाँ से भी अभी तक तेज़ी हो रहा है, कोई यू टर्न वगैरह कुछ भी नहीं है, और लग रहा है कि और ये तेज़ी चालू हो सकता है। तो उस थ्योरी के बेसिस पे भी यहाँ पे यू टर्न नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तेज़ी बाकी है। हो गया। अब आते हैं एडी लाइन के ऊपर। जो जनरली एडी लाइन के ऊपर मैंने काफ़ी बार बात करता हूँ, ये अंदर की जो ब्रेथ होती है ना वो इंडिकेशन देता है। तो क्या है, मार्केट जो अभी भी टॉप में था, यहाँ पे था, ये जो रेड कलर है ये देखो, ये लिखा हुआ है एडी लाइन, निफ्टी जो है ग्रीन है। तो जब निफ्टी यहाँ पे था तो हाई पे हाई बन रहा है, और यहाँ पे एडी लाइन था, और ये यहाँ पर है, मतलब लो पे, पिछला लो को भी ब्रेक कर दिया था। तो मैंने एक वीडियो में बताया था, जो वीकली वीडियो लेके आया था, कि ये जो एडी लाइन का जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर चला जाए तो मैं मानूंगा इसमें अच्छी तेज़ी। फिर भी मोटा मोटी अगर देखो ये ट्रेंड अभी भी तेज़ी हो रहा है, तो दैट मीन्स कि बहुत सारे स्टॉक में अभी जो पिछले यहाँ से 2000 जनवरी मंथ से जो सेलिंग आने लग रहा था, और वो हो सकता है कि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी हो रहा है, ना कि मिड कैप और लार्ज कैप में नहीं हो रहा है, लार्ज कैप में स्मॉल कैप में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है इसमें अच्छी तेज़ी। अगर एडी लाइन इस हाई को नहीं क्रॉस कर पाया और मार्केट 24,500 हो गया और एडी लाइन हाई को नहीं कर पाया, तो दिस इज़ ए प्योरली ए नेगेटिव सिग्नल। बट एट दिस टाइम मैं पॉजिटिव सिग्नल ये इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये जो लोअर लो ट्रेंड चल रहा था इसको हाल फिलहाल में ब्रेक किया है, सो इट्स ए पॉजिटिव सिग्नल। अगर ऐसा कंसोलिडेशन करके फर्दर फॉल होता है तो फिर तो डेफिनेटली ये नेगेटिव सिग्नल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अभी इसलिए पॉजिटिव लिया हूँ क्योंकि इसमें यूटर्न नहीं आया, इसमें ऊपर की तरफ लिया है, तो इसीलिए मुझे पॉजिटिव लिया। अगर नीचे की तरफ लेगा तो नेगेटिव सिग्नल हो जाएगा, तो इस चीज़ को ऊपर ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब आइए इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट क्या होता है, ये हो गई डॉलर के ऊपर हम लोग बात कर लिए, ठीक है ना। अब इसके ऊपर भी बात कर लिए।
अब आता है इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट में क्या होती है, ये बुल मार्केट में पता चला, जैसे बहुत बार आप लोग ने सुना होगा कि मार्केट में जब 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 मार्केट में तेजी होता है या मंदी होती है, जब जब मार्केट में तेजी या मंदी होती है ना, तो क्या होती है कि मार्केट जब फॉल होता है तो कोई ना कोई सेक्टर आ जाता है उसको बचाने के लिए। जैसे आईटी कभी आ जाता है, कभी फार्मा आ जाता है, कभी मेटल आता है, कभी रिलायंस आ जाता है। तो ये होती है कि स्टॉक इंडेक्स को बचा देते हैं। तो लीडिंग इंडिकेशन रोटेशन बोलते हैं उसको, सेक्टर रोटेशन। तो इससे क्या होता है, फ़ायदा होता है कि निफ्टी जहाँ पे रेस्ट, जैसे वो यहाँ पे फॉल लग रहा था, अब ये यहाँ पे रेस्ट लिया तो फिर फर्दर तेजी हुआ, फिर रेस्ट लिया फिर फर्दर तेजी हुआ। तो ये जो हेल्प करता है ना ऊपर जाने की, जो हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है रोटेशन, सेक्टर रोटेशन के वजह से, या स्टॉक रोटेशन जो लार्ज कैप के वजह से होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक उसी तरह अभी की जो बुल मार्केट में चल रहा है, देखो निफ्टी का जो ग्राफ में दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी बहुत लेट कर रहा है मार्केट को। ठीक है ना। अब दूसरे अब लेके आते हैं कि अगर हम बात करें नास्डैक, डाउ जोन्स, SPX, तो बढ़ ही तो रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें FTSE यूरोपियन, ये भी ऊपर पे हाई पे चल रहा है। और कैक डैश ये भी देखो हाई पे हाई चला है। देखो कैक में एक ज़बरदस्त सेलिंग आने लगा है, डैक्स में भी आ गया है। इमर्जिंग जो एक चाइना मार्केट है ना, हांगकांग, जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो पीछे ही रहा था, वो स्लो एंड स्टेडी यू टर्न होने लगा है हांगकांग। बात समझ में आया। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो मार्केट किसी भी हाल पे नीचे नहीं आ सकता, US मार्केट। ठीक है, इस तरफ से। और चाइना की बात करें, चाइना बहुत बड़ा है, कोरोना के बाद बहुत टाइम से ये एक रेंज में चल रहा है। चाइना, चाहे हांगकांग की बात करें, दोनों एक ही साथ है। ये देखो ये इस रेंज में चल रहे हैं। तो अभी का टाइम आ गया है चाइना में कि वहाँ पे भी स्टिमुलस पैकेज आए और चाइना इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाए। तो अगर ऐसा हुआ, जैसा हांगकांग में चार्ट दिखा रहा है कि ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, तो हांगकांग अगर तेजी होता है तो एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स होती है, तो वो भी तेजी होता है। तो इसमें बहुत बार देखने के लिए मिला है कि इमर्जिंग मार्केट में, कि जब जब इमर्जिंग मार्केट टॉप में पहुंचता है तब जाके सेलिंग आता है, अदरवाइज नहीं। बट अभी क्या है ना, इमर्जिंग मार्केट टॉप नहीं हुआ है, उसको टॉप होने के लिए 50-55 के करीब जाना पड़ेगा, तब जाकर सेलिंग आएगा, अदरवाइज नहीं। अभी तो इमर्जिंग मार्केट में शुरू हुआ है तेजी का। तो इस थ्योरी के बेसिस पे लगता है कि अभी भी मार्केट में फिल्म बाकी है, बहुत तेजी बाकी है, तो इस थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है ना। तो लगता है अगर होगा कि मार्केट गिरने लगेगा तो चाइना की तरफ से पॉजिटिव आ जाओ, मार्केट को एक काइंड ऑफ सपोर्ट मिल जाएगा और मार्केट फॉल नहीं होगा, छोटी मोटी करेक्शन आएगी और मार्केट में तेजी हो जाएगा। तो ये था पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर दोबारा कह देता हूँ, फंड हाउस की जो मैंने बात की, अभी बबल की बात कर रहे हैं तो इससे पॉजिटिव थिंग। पी रेशियो की मैंने बात की, लार्ज कैप की मैंने दिखा दिया, लार्ज कैप क्या होती है, एडी लाइन दिखा दिया, इमर्जिंग मार्केट दिखा दिया, और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर लिया कि कोई ना कोई लीड करने लग रहा है, और इमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स है वो चीज़ है। ये हो गया इतने सारे पॉजिटिव, और नेगेटिव में 3 चीज़, मार्केट कैप टू GDP, डाउ थ्योरी, इंटरेस्ट रेट वर्सेस SPX। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं लेके आऊँ तो वो है वन एंड ओनली $। तो काफ़ी लोग अभी सुने होंगे, पढ़े होंगे कि बहुत सारे कंट्री है अपनी करेंसी में ट्रेड करने लग रहे हैं। जैसे इंडिया ने रूस के साथ रुपी के बेसिस पे ट्रेड का, सऊदी अरब में भी वही चल रहा है। तो डॉलर की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो स्लो एंड स्टेडी कम हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये छोटी चीज़ नहीं है, US मार्केट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं अभी अगर डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो सबको पता है कि जब जब मार्केट में गिरावट आती है तो डॉलर कभी भी मंदी नहीं होता, तेज़ी होता है, और मार्केट में तेज़ी होता है तो डॉलर मंदी में आता है। तो अभी ये जो टाइमिंग चला, इतनी बड़ी जो फॉल आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे फॉल आया, तो एक ट्रेंड बना के बैठा हुआ है डॉलर। तो इस जो रेक्टेंगुलर जो है
या इस एरिया जो है, इस एरिया से जब तक नहीं निकलेगा तब तक कंक्लूजन नहीं पहुंचेगा। तो डॉलर का अगर कंक्लूजन आप मुझे पूछोगे तो अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि मैं अभी बोल नहीं सकता कि डॉलर में अगर गिरावट आना चालू हुआ तो डेफिनेटली कि इक्विटी मार्केट एक नई बुल मार्केट में कन्वर्ट होने वाला है, कि नया बबल बनने वाला है। नया जो मैं अभी कह रहा था कि 100 रुपीज़ 200 पहुंचने के लिए उसको 3 साल लगता है, और 200 रुपीज़ 400 या 500 पहुंचने के लिए ओनली 5 मंथ्स लगता है। तो ये चीज़ जो आएगा वो डॉलर के तरफ से आएगा, तब जाके बबल की शुरुआत होगी, बबल की ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अभी की किसी भी मार्केट में बबल नहीं बना है, तो बबल में ही टॉप होता है, ये सबको पता है। बबल तो नहीं बना है तो नहीं बना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी मेरा जो मानना है कि ये लास्ट रैली है, और यहाँ पे डॉलर यू टर्न हो जाएगा। अगर मान लो कि यू टर्न हो गया तो डेफिनेटली यहाँ तक आएगा, और इसके बाद ही कंफर्म होगा। अगर इसको ब्रेक कर दे तो काफ़ी बड़ा नीचे आ सकता है डॉलर। तो ये क्वेश्चन मार्क है। मैं ये इसको पॉजिटिव नहीं मानूंगा, नेगेटिव नहीं मानूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच इसके थ्योरी के बेसिस पे क्या हो रहा है। बट डॉलर में इस टाइप की ब्रेकआउट नहीं आया, उसके बावजूद भी आपकी जो गोल्ड कॉपर जो है, जो डायरेक्ट कोरिलेशन रखते हैं डॉलर के साथ, उसमें तेज़ी हो आना चालू हो गया। ये देखो, मैंने आपके सामने लेके आ गया गोल्ड, इतना बड़ा कंसोलिडेशन जो था, ये जो था 2011 का, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ। इसके तेज़ी होने का मतलब है आने वाले टाइम पे डॉलर में कमजोरी होगा। और जो कॉपर है, तो कॉपर का ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये देखो, ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन था, 3/4 होया, मतलब ए बी सी, ये डाउ थ्योरी का एक पार्ट है। तो इसके बाद ही जाके हमने कोरोना का टाइम पे तेज़ी मिला, और उसका रिट्रेसमेंट आया, और उसके बाद ही तेज़ी मिला। तो कहीं ना कहीं मेटल में अभी एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। तो मेटल में अगर मैं नया ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, चाहे बेस मेटल हो, चाहे बुलियन मार्केट हो, तो डॉलर को किसी भी हाल पे नीचे आना चाहिए। तो इस थ्योरी के बेसिस पर डॉलर एक बार नीचे आना चाहिए, बहुत मतलब एक बार नहीं, मतलब अच्छा खासा नीचे आना चाहिए, जो अभी रिसेंटली बात करा। तो इस थ्योरी के बेसिस पे तो अभी आपके सामने इतने सारे थ्योरी मैंने बता दिया, तो आप डिसाइड करो क्या करना है। अगर रिसेंटली अगर हम बात करें, देखो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग तो होता रहेगा इसका, तो आप बट सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट को कैसे करें, हमेशा कैश होनी चाहिए, कहाँ पे कैश रखना है, कब नहीं रखना है। मान लो कि अगर 2008 की तरह अगर आपका करेक्शन आ गया होगा और आप 100% इन्वेस्टेड हो गए, तो नीचे के भाव में आपका, देखो आज नहीं तो 20 साल के बाद अगर आप, तो पोर्टफोलियो निकल जाएगा, बट प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। अगर 20% भी अगर कैश होता तो वो आपको बहुत ही प्रॉफिट करके दे देगा। तो ये चीज़ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी रिसेंटली एक डाइवर्जेंस होना चालू हुआ है, चाहे वो डाउ जोन्स वर्सेस S&P। देखो डाउ जोन्स जो है ना, इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, और S&P जो है इस हाई को ब्रेक कर दिया है, इस हाई को या इस हाई को। तो कहीं ना कहीं इसके थ्योरी के बेसिस पे एक जो पहले भी कहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, तो वो 10% की हो सकता है, कि मुझे जो एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि भाई 10% की करेक्शन हो सकती है। सो 10% का करेक्शन इज़ नॉट ए करेक्शन, इट्स अ सिंपल, यू कैन से इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ जो। बट हाँ, येस, जो स्विंग ट्रेडिंग जो ट्रेडर है, दे विल सफ़र इन दिस 10% करेक्शन, अपकमिंग 10% करेक्शन। सो आई एम स्पेशल फीलिंग कि हाँ, तो यहाँ पे अगर डॉलर में तेज़ी होती है और ये जो नेगेटिव फैक्टर के वजह से, तो बहुत लोगों का जैसे मानना है कि यहाँ से अगर गिरावट आएगी, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ तक आ सकती है। देखो, मैंने बताया आपको कुछ थ्योरी ऐसी है, जो थ्योरी मैंने आपको शुरू में बताया, उस थ्योरी में लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी। और जो पॉजिटिव थ्योरी मैंने इतने सारे बताए, तो उस थ्योरी के बेसिस पे लगता है कि नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसके बाद बहुत अच्छी खासी तेज़ी हो सकता है, क्योंकि अभी तक बबल नहीं बना है। तो बबल बनने में और बाकी है, हमारी इंडियन मार्केट में भी बबल नहीं बना है। तो सिंपल, तो देखते हैं, मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं वो देखते हैं, बट इन्वेस्ट रहना चाहिए अभी फ़िलहाल। तो जब तक एक ही चीज़ आप याद रखो, जब तक लार्ज कैप में टॉप आउट नहीं होगा, बबल नहीं बनेगा, तो फिर तो मार्केट टॉप आउट नहीं होगा, बट
करेक्शन होगा डेफिनेटली, प्रॉफिट बुकिंग आएगी 5-10% की। सो उसमें वरीड नहीं होना है इन्वेस्टर को, ट्रेडर को वरीड होना है, क्योंकि 5% और 10% करेक्शन बहुत बड़े मायने रखता है ट्रेडर को। बस सिंपल है। और ये लर्निंग है। आपको कैसा लगा, क्या हुआ, कैसा लगा, आप ज़रूर मैसेज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। ऐसा टॉपिक आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो नया नया वीडियो आपको इस टाइप की ऐसे मैं लेके आता रहूँगा जो आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। लाइक बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।